मित्रों, जय संविधान, जय हिंदुस्तान। आज का मेरा विषय बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई एक अपराध है। मित्रों, भारत में जितनी भी समस्याएं जैसे बेरोजगारी, गरीबी, विषमता, महंगाई, चोरी, बलात्कार, हिंसा, अपराध, नक्सल, आतंकवाद, ये सारी समस्याएं विधायिका कार्यपालिका के सदस्यों के कारण पैदा हुई हैं। यह कैसे पैदा हुई हैं और ये कैसे दूर होंगी, ये पैदा कैसे हुई हैं, इनके दृष्टिकोण और इन्होंने जिस तरीके से इस भारत को लूटना आज़ादी के बाद चालू किया है, उसके वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। अब मैं ये कहूं कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी, तो बेरोजगारी दूर होगी इस पूरे देश के जितने भी जिले हैं, लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट हैं। 700 डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ प्रमुख फसल हो, प्रमुख उत्पाद हो, फल हो, उसकी एक केंद्रीय इंडस्ट्री जो हो, सेंट्रल इंडस्ट्री, कृषि आधारित औद्योगिक संस्थान प्रत्येक जिले में बनाई जाए। उससे क्या होगी कि बेरोजगारी पूरी तरह से मिट जाएगी और उसमें जो नौकरी करने वाले लोग हों वह क्या करेंगे, उनको पेंशन और पीएफ की नौकरी दी जाए। होगा इससे कि जो उत्पाद होगा, इससे हम बाहर उस उत्पाद को, प्रोडक्ट्स को बेचकर और अकूत पैसा कमाएंगे और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। विषमता मित्रों, भारत को विषमता की खाई में भारत बदल गया है। प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया है और प्राइवेट शब्द वहां नहीं है। विषमता इतनी हो गई है कि मात्र अडानी अंबानी के पास दो ही प्लेयर के पास मिलकर हिंदुस्तान के पूरे बजट का जो 46-47 लाख करोड़ है, उसका आधा फंड इनके पास है, आधा रकम इनके पास है। तो ये इस विषमता को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो जितनी भी प्राइवेट पूंजी है, पूंजी संसाधन, पूंजी कैपिटल है, उसको छीन लिया जाए और उसको सार्वजनिक क्षेत्र में बदल दिया जाए। जो इनकी इंडस्ट्री रन कर रही है उसको नहीं, लेकिन जो इन्होंने संचित करके रखा है। और विषमता की खाई इतनी बड़ी है कि एक व्यक्ति का घर 15,000 करोड़ का है और 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में अपना जीवन तलाश रहे हैं, 22 करोड़ कुपोषित हैं। तो इनको दूर करने के लिए निजी जितनी प्राइवेट पूंजी संसाधन रिसोर्स है उनको समाप्त कर दिया जाए और जितने भी ट्रस्ट आदि हैं, जिसमें मंदिर हैं, मठ हैं, जितने भी ट्रस्ट निजी हैं जिनके पास लाखों करोड़ों का बजट है, जमीनें हैं, इनको जब्त कर लिया जाए हिंदुस्तान के अंदर। ये सब लुटेरे हैं। आज़ादी के बाद इन्होंने इस देश को लूटने के अतिरिक्त अंग्रेजों से भी ज़्यादा इन्होंने लूट मचाई है इस हिंदुस्तान के अंदर। और ये संवैधानिक होगा, ये संविधान मेंटेन करने की मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं बात करता हूँ कि प्राइवेट कैपिटल जिन्होंने अकूत पैसे लूट कर इकट्ठा किए, इनको छीन लिया जाए, तो मैं बराबर मेरा ध्यान प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ होता है, जिसमें कहीं भी ये कॉन्स्टिट्यूशन है और देख लें आप, और इसमें कहीं भी प्राइवेट शब्द का उल्लेख नहीं है। जहां भी इसके फंडामेंटल को पार्ट्स में, जहां भी इसके प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो मूल ढांचा नहीं है संविधान का, उसमें सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का उल्लेख हुआ है। आगे मैं बढ़ता हूं कि चोरी इन लोगों ने खुलकर की है, हिंदुस्तान की चोरी। केवल चोरी के अतिरिक्त इन्होंने कुछ नहीं किया। 50 वर्षों में केवल विधायिका कार्यपालिका के सदस्यों ने इस हिंदुस्तान को लूटने के अतिरिक्त सृजन का कोई काम नहीं किया है। कोई एक आदमी बताएगा सृजन के लिए क्या किया है तो मैं स्वीकार कर लूंगा। ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो भी जमीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, वो श्रमिकों का है और खेतों में जो पैदा हुआ है वो किसानों का है। बाकी सारे लोगों ने इस देश को अपने तरीके से लूटा है। हिंसा इन्होंने की है, गजब की हिंसा की है, सत्ता में पहुंचने के लिए खूब हिंसा किया है, अपराध किया है
और नक्सल जो पैदा हुआ है 1947 के पहले यह शब्द था ही नहीं। आज नक्सल, आज शहरी नक्सलवादी कहा जा रहा है उन लोगों को जो सत्ता के लोग। और मैं तो पेपर में जो फ्रंट पर कटिंग देखूं तो इस देश का प्रधानमंत्री शहरी नक्सल शब्द का इस्तेमाल करता है। और नक्सल नक्सलवाड़ी ग्राम से उदित हुआ है, जो वेस्ट बंगाल का एक ग्राम था, वहाँ से आया था। और फंडामेंटली कृषक किसानों के असंतोष और गरीबी से निकला हुआ शब्द है। और आतंक भी इन नेताओं की देन है, जो और किसी की देन नहीं। यद्यपि आतंक अंग्रेजी जमाने में अंग्रेज आतंकवादियों को, जो उनको आतंकवादी कहते थे, जो आज़ादी की लड़ाई मुखर होकर और हथियारों से और क्रांति के तरीके से लड़ते थे, उनको आतंकवादी का दर्जा दिए थे। और आज भी मुझे नहीं समझ में आता है कि आतंकवादी तो सदनों में बैठे हैं, न जाने कितनी फांसी और कितने लोगों को न जाने किस मांग के लिए कर दिया गया। आतंकवादी को आतंकवादी कहना, केवल कह के निपट लेना अच्छा नहीं है। अब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये खत्म कैसे होगा। और इसके बाद भी आप देखिए ना कि संविधान को हम कायम करके आगे बढ़ सकते हैं। और संविधान को कैसे कायम करेंगे, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, मैं इसको अगले एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत से बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई जो तीनों अपराध का रूप ले चुकी है, यह कैसे खत्म होगी। बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, जब हम कृषि आधारित इंडस्ट्रीज, डेयरी इंडस्ट्री आदि खोलेंगे और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे, तब होगी बेरोजगारी। गरीबी उससे मिटेगी, अपने आप मिटेगी। महंगाई के लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो महंगाई भारत में है वो 3 जगहों में 3 हथौड़े चला दिए जाए। एक तो डीजल को 50 रुपये पर ले आया जाए। जितनी भी टोल टैक्स के अड्डे हिंदुस्तान में जो सरकार ने डकैती के अड्डे खोले हैं, डाका डालने के अड्डे खोले हैं, जैसे भारी गाड़ी पर टोल टैक्स इतना ज़्यादा है, एक टोल अड्डों पर 900 रुपये, 700 रुपये, 500 रुपये जब इतना टोल ले लेंगे, सिलचर से लेकर और अमृतसर तक चलने वाली एक ट्रक से जब 60 हजार आप टोल टैक्स ले लेंगे, तो महंगाई कौन रोकेगा, किस विधि से महंगाई रोकी जाएगी। टोल टैक्स भारी गाड़ियों पर 1 रुपये प्रति किलोमीटर करें, डीजल 50 रुपये ले आ दें, महंगाई यूं ही मर जाएगी, महंगाई अपने आप मर जाएगी। महंगाई इन 2 कारणों से आसमान छू रही है। इसके बाद मैंने कहा कि किस तरीके से इन तीनों के अतिरिक्त कैसे क्या करेंगे आप। तो आपको करना यह है कि जो लोग नौकरी में आए, वो भी स्थिति उनकी भी ठीक हो गई आज़ादी के बाद। लेकिन जो नौकरी में नहीं आए, वो उनकी स्थिति आज क्या हुई है आपके सामने है। नौकरी में कौन लोग नहीं आ पाए, जिनके पास कुछ नहीं था, पैसे नहीं थे और जमीनें भी नहीं थी। वो लोग नौकरियों में इसलिए नौकरी में नहीं आ पाए कि वो पढ़ लिख नहीं पाए, अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाए। प्राइमरी एजुकेशन पर बहुत कम लगता था, लेकिन जो हायर एजुकेशन था वो महंगा था और वो पढ़ नहीं पाए। सरकारी सीटें कम थी और वो नहीं पढ़ पाए। तो जिन लोगों के पास पैसा था, पढ़ के नौकरी पाए, वो अच्छे हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक काम कर दीजिए, हिंदुस्तान पूरी तरीके से समानता के राह पर चलेगा और गरीब अमीर के बीच की खाई बढ़ेगी। केवल आपको एक छोटा सा काम करना है, गरीब अमीर सबके लिए निःशुल्क एक समान शिक्षा। गरीब अमीर सबके लिए निःशुल्क एक समान शिक्षा, यानी गरीब अमीर के लिए एक विद्यालय, एक चिकित्सालय, एक रेल। गरीब के भी लड़के एक विद्यालय में वहीं पढ़ें, अमीर के भी लड़के वहीं पढ़ें, प्रधानमंत्री अडानी के भी लड़के और गुरु प्रसाद के भी लड़के वहीं पढ़ें, किसान मजदूर के बच्चे एक ही ट्रेन में यात्रा करें। एक आदमी विश्व स्तरीय सुविधाओं वाली ट्रेन में यात्रा करता है, एक आदमी ऐसे ट्रेन में भूसा से भरी कसे भूसे की बोरी की तरह यात्रा करता है, एक के ऊपर एक बाथरूम लैट्रिन में यात्रा करता है। तो जो समानता है, जो थोड़े से मुट्ठी भर लोग जो है, जो सारे संसाधन और सुविधाओं के ऊपर, संसाधन संपदा सुविधा के ऊपर कब्जा किए हैं, इसको हटाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भगत, जय गांधी, जय अम्बेडकर, जय कलाम।